गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों एवं अमेरिकी राष्ट्रपति की ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों से तुलना की थी और उसको हमने विस्तार से समझने की कोशिश की थी। उनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से तुलना। देखिए, आजकल जो अकादमिक परीक्षाओं में जो पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत बदल गया। अब यूं सीधे प्रश्न नहीं पूछकर अब तुलनात्मक दृष्टि से, विश्लेषणात्मक दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अब जैसे किसी एक राष्ट्राध्यक्ष की दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से तुलना, किसी एक विचारक की दूसरे विचारक से तुलना, किसी एक शासन व्यवस्था की दूसरी शासन व्यवस्था से तुलना। तो आपको ये नज़रिया रखना होगा इन परीक्षाओं की तैयारी करते समय कि किस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट में तुलना की जा सकती है, किस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपति में तुलना की जा सकती है, किस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री या ब्रिटिश प्रधानमंत्री में तुलना की जा सकती है। तो यह नज़रिया आपको रखना होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको अधिक अच्छे अंक लाने के लिए इन दृष्टि से प्रश्नों को पढ़ना होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से तुलना। जहां इन दोनों पदों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, वहीं इनमें बहुत सी असमानताएं भी हैं। समानताएं देखो, हर पदाधिकारी, हर व्यवस्था में दूसरी व्यवस्था से समानताएं होती हैं और असमानताएं भी होती है। तो यहां इन दोनों की हम चर्चा करेंगे। लॉस्की कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से कम व अधिक दोनों है, साथ ही वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी कम एवं अधिक दोनों है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बहुत अधिक ताकतवर है अमेरिकी राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बहुत अधिक ताकतवर है, बहुत अधिक प्रभावशाली है, और कुछ मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इन दोनों में समानता है। इंग्लैंड में शासन राजमुकुट के नाम से होता है, परंतु वहां शासन का वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रमुख होता है। जैसे प्रधानमंत्री वहां कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रमुख होता है, वैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रमुख होता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बहुमत प्राप्त दल का प्रमुख होता है। जो वहां, जैसे ब्रिटेन में भी दो दल प्रमुख है। अभी वर्तमान में बात करें तो एक अनुदार दल जिसको कंजर्वेटिव पार्टी बोलते हैं, और दूसरा मजदूर दल जिसको लेबर पार्टी बोलते हैं। और इन दोनों दलों में से जिस भी दल का बहुमत होता है चुनाव में, उस दल का व्यक्ति, उस दल का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री बनता है। और वैसे ही अमेरिका में है, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी, और जिस भी पार्टी का निर्वाचक मंडल में बहुमत आता है उसका प्रतिनिधि राष्ट्रपति बनता है। तो यहां यह बात आपको समझना होगा। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री देश का मुख्य प्रतिनिधि एवं नीति निर्धारक होता है, वहीं अमेरिका में भी राष्ट्रपति देश का मुख्य प्रतिनिधि एवं नीति निर्धारक होता है। तो ये यहाँ इस मामले में भी दोनों में समानताएं हैं, लेकिन अब इनमें असमानताएं भी बहुत है, जिनके संबंध में यहां बात करेंगे। ब्रिटिश सम्राट केवल सरकार का अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखिए। ब्रिटिश सम्राट केवल सरकार का अध्यक्ष होता है, वह राज्य का अध्यक्ष नहीं होता, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष वहां सम्राट होता है, राज्य प्रमुख वहां सम्राट होता है। वह औपचारिक कार्य नहीं करता, क्योंकि औपचारिक कार्य वहां सम्राट के माध्यम से किए जाते हैं। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, वह औपचारिक कार्य भी करता है, जैसे स्वागत भाषण दे, जैसे विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करना, अपना अभिभाषण देना, ये संदेश पहुंचाना, ये जो औपचारिक काम है ये अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। तो यानी यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति की दोहरी भूमिका है, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास ऐसी दोहरी भूमिका नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के निर्माण में स्वतंत्र नहीं है। ये बात भारत के संदर्भ में भी लागू है।
भारत का प्रधानमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल के निर्माण में स्वतंत्र नहीं है। उसे मंत्रिमंडल के गठन में कई बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में जब भी मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, तो उसको उसमें विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न जाति समूहों का, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का, इसके अलावा महिला और पुरुषों का अनुपात, इसके अलावा जैसे मान लो यदि कोई सहयोगी दल है उस सरकार में, तो उनके प्रतिनिधित्व का, यानी बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है और उन सबको कुछ मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सारे मंत्री उत्तरी भारत से बना लिए, दक्षिण भारत को इग्नोर कर दिया, और ऐसा नहीं कि सारे मंत्री पूर्वी भारत से बना लिए, पश्चिमी भारत को इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं। तो वहां भी, ब्रिटेन में भी इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सहयोगी सचिवों की नियुक्ति करने में पूर्ण स्वतंत्र होता है। वह देश के किसी भी भाग से विशेषज्ञों की एक टीम सेलेक्ट करता है। जैसे मान लो किसी को युद्ध विषयक मामलों की जानकारी है तो उसको युद्ध सचिव बना देगा, किसी को वित्त मामलों की जानकारी है, विशेषज्ञ है, तो उसको वित्त सचिव बना देगा। तो वह अपने सचिवों की नियुक्ति करने में स्वतंत्र होता है। ये बात आपको समझ नहीं होगी। जबकि भारत का प्रधानमंत्री और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के गठन में स्वतंत्र नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अपनी किसी भी नियुक्ति की पुष्टि संसद से करवानी नहीं पड़ती। संसद से नहीं करवानी पड़ती किसी भी नियुक्ति की क्योंकि वहां तो काम ही संसद के माध्यम से होता है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी नियुक्ति के संबंध में सीनेट से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। सीनेट से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। सीनेट जब तक अनुमोदित नहीं करेगी तब तक वह नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति के कारण वह संसद का प्रमुख होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी कांग्रेस का स्वामी नहीं बन सकता, क्योंकि यहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक होती है। इसीलिए तो यहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। जबकि ब्रिटेन में तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। कार्यपालिका की संरचना ही व्यवस्थापिका में से होती है, यानी संसद में से होती है। वहाँ जो मंत्री जो होते हैं वह अनिवार्य रूप से संसद के सदस्य होंगे। तो वहाँ वह संसद का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते वह संसद का भी प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति सचिवों की नियुक्ति करता है वे कांग्रेस के सदस्य नहीं होते और उनका कांग्रेस का सदस्य होना आवश्यक भी नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यकाल कॉमन सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। कॉमन सभा में जब तक उस दल का बहुमत है तब तक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहेगा। जिस दिन कॉमन सभा में उसका बहुमत गिर जाएगा या कॉमन सभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देगी, उसी दिन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है और वह 4 वर्ष है, और वहां राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया के अतिरिक्त और किसी भी माध्यम से नहीं हटाया जा सकता समय से पूर्व। एकमात्र पद्धति है वहां महाभियोग पद्धति, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, वरना इसके अतिरिक्त और किसी भी पद्धति से राष्ट्रपति को और उसके सचिवों को समय से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। जबकि ब्रिटेन में तो हमेशा सरकार पर तलवार लटकी रहती है कि जब तक सदन में विश्वास मत है तब तक सरकार रहेगी, जिस दिन विश्वास मत खो दिया उस दिन सरकार गिर जाएगी। ऐसा भारत में भी है, भारत के संदर्भ में भी यह बात लागू है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछकर बजट कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि माध्यमों से संसद पर नियंत्रण रखती है। आदि माध्यमों से मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है संसद। उनकी निंदा करेगी, समय समय पर उनके कार्यों की आलोचना करेगी, उन पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, उनके महत्वपूर्ण कामों को बाधित भी किया जा सकता है। उनकी बजट की जो अनुशंसा होती है, जो अप्रोक्स जो बजट होता है किसी भी मद के लिए, उसमें कटौती कर सकती है। तो इसके माध्यम से नियंत्रण रखती है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। उसका कांग्रेस से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता,
और इस प्रकार कांग्रेस नियंत्रण भी नहीं रख सकती जिस प्रकार ब्रिटेन में रखा जाता है या भारत में रखा जाता है। लॉस्की के अनुसार, अब लॉस्की महोदय क्या कह रहे हैं? लॉस्की के अनुसार प्रत्येक की शक्ति कुछ बातों में और कुछ समय में एक दूसरे से अधिक है। देखो, प्रत्येक की शक्ति, प्रधानमंत्री भी कुछ बातों में कुछ समय में अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक ताकतवर है और कुछ मामलों में कमजोर भी है। यह केवल परिस्थिति पर ही नहीं बल्कि पदाधिकारियों की प्रकृति, शासनकाल की प्रवृत्ति एवं शासनकाल पर निर्भर करती है। यानी ये बात तो बिल्कुल तय है कि कोई व्यक्ति कितना ताकतवर है, कौन पदाधिकारी कितना ताकतवर है, यह उस व्यक्ति की प्रवृत्ति से भी तय होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है, उसके डिसीजन लेने की शक्ति कितनी मजबूत है, उसकी कार्यशैली कितनी अच्छी है, इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की पकड़ शासन व्यवस्था पर कितनी है, कितनी सुदृढ़ पकड़ है और वह व्यक्ति उतना ही ताकतवर होता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि भारत में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे या इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी या अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो इनका सत्ता पर बहुत प्रभाव था। लोग एकाएक इनके निर्णय से प्रभावित होते थे। तो जब इतने प्रभावशाली लोग होते तो काफी छोटी मोटी बातें शासन व्यवस्था में अपने आप ही समाप्त हो जाती है और वह व्यक्ति एक ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उभर कर सामने आता है। तो ये प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये लॉस्की ने बहुत अच्छा कहा। और उनके कार्यकाल, जैसे मान लो अब गठबंधन सरकार है भारत में, कई बार जैसे आई गठबंधन सरकार है, तो गठबंधन सरकार में तो इतना निर्णय ले ही नहीं सकता राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री, शासन प्रमुख ले ही नहीं सकता निर्णय, क्योंकि उस पर हर बार गठबंधन के नियमों का दबाव रहता है। तो यह आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत धन्यवाद।